कुछ नहीं है, ये एक्सक्लेमेशन है ये, है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पोयम तो हो गई थी हमारी, है ना, लास्ट डचेस। आज हम उसको थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, चलिए। विक्टोरियन एरा, है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग, रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 to 1889 was born in the comparatively rural parish of Camberwell in England on May 7, 1812। रूरल पैरिश यानी थोड़ा ग्रामीण इलाके में जन्म हुआ था इसका। ही वॉज ए मेजर विक्टोरियन पोइट। तो देखो, अपने सबसे पहले हमने देखा प्यूरिटन में, तो हमने देख लिया किसको, जॉन मिल्टन को। प्यूरिटन के बाद में जॉन डन। जॉन डन की कौन सी एज थी? कैरोलाइन एज कह सकते हो तुम। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में हमारे आ गए वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, ये आ गए। तो ये सारे के सारे रोमांटिक्स हो गए, है ना। रोमांटिक्स हो गए 1798 से 1837। अब 1837 से 1901 ये विक्टोरियन एज है। इसमें देखो, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग। He was mostly educated at home and was well versed in arts and their appreciation। ज़्यादातर घर पे ही हुई थी इसकी भी शिक्षा। In 1846 he met a poetess Elizabeth Barrett and eloped with her as her father opposed the marriage। The Brownings lived mostly in Italy, remaining away from England। In 1861 Elizabeth died in husband's arms। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर था, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही अच्छा पेयर था इंग्लिश लिटरेचर में, है ना। जैसे आपके वो मैरी शैली और शैली का जो पेयर था, है? तरीके का, बहुत ही, दोनों ही बहुत ही लिटरेट थे ये। The Brownings lived mostly in Italy, remaining away from England। In 1861 Elizabeth died in her husband's arms। Browning said that she died smilingly, happily, and with a face like a girl's। छोटी लड़की जैसा चेहरा था उसका जब वो फायर हुई, मुस्कुरा रही थी, खुश थी वो। हर लास्ट वर्ड्स हर लास्ट वर्ड वाज ब्यूटीफुल। और उसका अंतिम शब्द भी क्या था? ब्यूटीफुल, सुंदर। और ये वही एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग है जिसकी वो सोनेट सीक्वेंस, है ना, सोनेट्स टू पुर्तगीज प्रसिद्ध है ना। तो बहुत ही लव लेटर्स हैं ये उसके ब्राउनिंग को लिखे हुए, जो उसने सोनेट सीक्वेंस में प्रकाशित किए, है ना। शी डाइड एट द एज ऑफ 55 इन फ्लोरेंस, इटली। आफ्टर हर डेथ ब्राउनिंग रिटर्न टू इंग्लैंड। हिज लेटर लाइफ वॉज इक्वली हैप्पी एंड फुल ऑफ रिस्पेक्ट। बाद का जीवन भी देखो इसका बहुत अच्छा रहा। He died on December 12, 1889 at Venice। He was an optimistic fellow singer of the present moment and a lover of mankind to speak out,
मैन इज गॉड इन इसेंस, ये इसका बिलीफ था, इसका मोटो ऑफ लाइफ ये था कि मैन इज गॉड इन इसेंस, कि सारभूत में देखा जाए तो आदमी ही ईश्वर है ना। ये सक्सेस इज नॉट एंडेवर इज ऑल, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पीपल हेट पेंट एफर्ट्स, दे डू नॉट हेट फेलियर्स, कोई वाली बात है। सक्सेस इज नॉट, सक्सेस कुछ नहीं है, एंडेवर इज ऑल, प्रयास ही सब कुछ है। एंड a living worm is diviner than, sorry, a loving worm is diviner than a loveless god, है ना। अगर प्रेम करने वाला कोई कीड़ा है ना, तो वो भी ज्यादा ईश्वरीय है प्रेम रहित ईश्वर की बजाय। ब्राउनिंग was a painter, sculptor and musician in addition to a poet, है ना। मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी ये। वर्क्स देख लो इसके, पोलाइन 1833, Cordelio poem of 6,000 lines of heroic couplet, Pippa passage or dramatic lyrics, Men and Women, dramatic romances, एसोलेंडो, ये उसकी कुछ रचनाएं हैं। इनके बारे में अगर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी भी अगर तुम यूं ब्रीफ जानकारी भी अगर लेना चाहो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, इतने बैकग्राउंड के आएंगे नहीं। बाकी सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खोलो और उसमें ये टाइप करो एसोलेंडो, टाइप करते ही इसकी समरी, छोटी सी इसकी कहानी, बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल के रूप में वहाँ तुम्हें मिले, है ना। तो यूं ही ये तुम्हारा ये फ्री टाइम, ये लेजर लेजर होना चाहिए, ये लेजर टाइम होना चाहिए तुम्हारा, तुम ये पढ़ रहे हो, है ना। एसोलेंडो क्या है, हम पढ़ रहे हैं। अबाउट द पोएम, the poem by Last Duchess tells the story of possessiveness and the consequent murder. It was, देखो, possessiveness थी तभी तो मर्डर हुआ, है ना। It was first published in the volume of poems called Dramatic Lyrics in 1842 in an 8-volume series of poetic pamphlets, bells and pomegranates. तो ये कोई पोएटिक पैम्फलेट थे, है ना, 8 वॉल्यूम की सीरीज के, उसमें ये प्रकाशित हुई थी। इट वॉज रीपब्लिश्ड इन द ड्रामेटिक रोमांसेज ऑफ 1863। द पोएम इज ऑल्सो सब टाइटल्ड एज फरेरा, और इटली के तौर पर भी इसको लिखते हैं, है ना, इटली, है ना, ITALY, इटली भी इसको लिखते हैं कई कई एंथोलॉजीज में, मैंने यहाँ नहीं लिखा है उसको, इटली के तौर पर। The setting of this dramatic monologue is the palace of the Duke of Ferrara, a city in Italy. तो ड्यूक ऑफ फेरेरा का पैलेस इस पोएम की सेटिंग है। तो सेटिंग बताना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ड्रामा की जैसे सेटिंग होती है ना, वैसे ही इसकी भी हमें सेटिंग बतानी पड़ी। जैसे मैकबेथ की सेटिंग क्या है, स्कॉटलैंड है, कुछ इंग्लैंड है ना। एज यू लाइक इट की सेटिंग क्या है, फ्रांस है ज्यादातर, है ना। हाँ, फॉरेस्ट ऑफ आर्डिनी है वो। चलिए, द सेटिंग ऑफ दिस ड्रामेटिक मोनोलॉग इज द पैलेस ऑफ द ड्यूक ऑफ फेरेरा, a city in Italy between Bologna and Padua. It was an important cultural center during the Renaissance. रिनेसा के जमाने में ये कल्चरल सेंटर हुआ करता था, कौन सा, है ना, फरेरा। Whether the character of the Duke in the monologue is based on some actual historical figure or not, there can be no denying the fact that in the monologue the poet has captured the very spirit of Renaissance Italy. देखो, ये जो ड्यूक इसमें आया है, ये हिस्टोरिकल फिगर है या नहीं है, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये बात एकदम क्लियर है कि Robert Browning has very successfully captured
द ऑर्डर ऑफ द डे प्रिवेलिंग एट दैट टाइम इन इटली। इटली में उन दिनों में क्या हालातें चल रही थी, ये ब्राउनिंग ने बड़े सक्सेसफुली इस चीज को पॉइंट आउट किया यहाँ पर। इट्स इंट्रीग्स, इंट्रीग्स क्या होते हैं, षड्यंत्र। इट्स सेंसुअलिटी, सेंसुअलिटी क्या होती है, यानी कि इंद्रिय लोलुपता, सेंसुअलिटी। जैसे मान लो कि हम बहुत ज़्यादा लग्जूरियस चीज़ों को चाहने लग जाएं, है ना, शारीरिक सौंदर्य, पैसा, है ना, परफ्यूम्स, है ना, सोना चांदी, ये क्या है, ये सेंसुअलिटी है, हमारे इंद्रिक सुख हैं, खाने पीने की चीज़ें, शराब वगैरह, ये सेंसुअलिटी। इट्स ग्रीड, और साथ साथ में उसकी सोसाइटी, उस समय की सोसाइटी का ग्रीड भी, है ना। ये देखो, ये डोवरी सिस्टम, वी आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर इट, कि भारत में डोवरी सिस्टम था, क्या वहाँ नहीं था, ये वहाँ भी है, दिखाई दे रहा है तुम्हें। तो ये सोशल इविल्स थी, तो सब जगह ही थी, ये कोई हम अकेले नहीं थे इसमें। इट्स ग्रीड एज वेल एज इट्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी। द स्पीकर ऑफ द मोनोलॉग इज द ड्यूक ऑफ फेरेरा। हाँ, अब ये मान लें हम इसको, मोर ऑफन देन नॉट यही माना है कि इसका स्पीकर कौन था, ड्यूक ऑफ फरेरा था, यही क्वेश्चन बनते हैं। एंड इट इज एड्रेस्ड टू एन इंटेंडेड लिसनर, संभावित, अड्रेसी और इंटरलोक्यूटर, और द मैसेंजर ऑफ द काउंट ऑफ टिरोल, है ना। काउंट ऑफ टिरोल का ये कोई मैसेंजर है, ऐसा समझ में आता है हमें। The portrait of his last duchess is referred as a piece of wonder. Literary aspects. My last duchess is an iambic pentameter. है बेटा? हाँ नहीं, टिरोल का मैसेंजर है वो। हाँ तो ये, हाँ ये होगा इटली का ही आसपास का, कहीं रोम के आसपास का वही कोई क्षेत्र होगा। Literary aspects. My last duchess is an iambic pentameter which has 10 syllables or 5 feet. कल हमने देखा भी था इसको। 10 syllables consist of 5 pairs of unstressed then stressed syllables. Line 1 rhymes with line 2. Line 3 rhymes with line 4. Line 5 with line 6 and so on. यानी ये दो दो लाइनों के हमने देखे राइम्ड कपलेट बन गए, है ना। पहली लाइन दूसरे के साथ, तीसरी चौथी के साथ, पांचवी छठी के साथ, यूं। तो pairs of rhyming lines are called couplet when these lines are written in iambic pentameter. The rhyming pairs are called heroic couplet. तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग किस में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, क्योंकि इयाम्बिक पेंटामीटर की लाइन है सारी की सारी, और सारी की सारी राइम्ड है, कपलेट के रूप में राइम्ड है, तो इसलिए ये क्या हो गए, हीरोइक कपलेट हो गए। इट इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, a poem in which a single fictional or historical character other than the poet, poet खुद नहीं, कोई या तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर होगा या कोई फिक्शनल कैरेक्टर होगा, है ना, speaks to a silent listener or audience. Such a poem does not reveal poet's own thoughts but the mind of the character thus involved. देखो, जब हम रोमांटिक्स को पढ़ रहे थे तो वहां उन रोमांटिक्स का दिमाग, उनके थॉट्स बाहर निकल रहे थे, लेकिन जब हम ब्राउनिंग को पढ़ रहे हैं ना, तो ब्राउनिंग के थॉट्स नहीं निकल रहे हैं, ये उस पर्सोना के थॉट्स निकल रहे हैं जिसके माध्यम से कवि बोल रहा है हमारे से, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैं तो हिमांशु दाधीच हूं, लेकिन मैं यहाँ पर मैकबेथ का रोल करूं, तो वो मैकबेथ मेरा क्या होगा, पर्सोना होगा, मेरे ऊपर लगाया हुआ एक मुखौटा होगा, है ना। तो वो मेरे विचार नहीं है, वो मैकबेथ के विचार हैं। बिल्कुल वैसे ही ड्रामेटिक मोनोलॉग में, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आर्ट होती है,
ऑब्जेक्टिव पोइट्री होती है, वेयर द पोइट डज नॉट स्पीक or the poet does not share his own opinions, but he shares or he speaks out the opinion of someone else. किसी दूसरे के ओपिनियन बताता है, जैसे यहाँ वो ड्यूक के ओपिनियन बताता है। वो तो ये कहता है कि मैंने तो जैसा देखा ना वैसा कहा है, जैसा ड्रामा में होता है ना वैसा ही। ड्रामा भी क्या है, ऑब्जेक्टिव आर्ट ही है। सब्जेक्टिव तो वो होती है जिसमें हमारी पर्सनैलिटी इंक्लूड हो जाती है। Such a poem does not reveal poet's own thoughts but the mind of the character thus involved. The monologue comprises 28 couplets, है ना? 56 lines, है ना? 28 couplets हैं। Comprises of नहीं होता है, be comprised of होता है, ये सब जगह गलत है ना? Comprises. It is written in dance and epigrammatic style with injabbed rhyming couplets. डेंस एंड एपिग्रामेटिक स्टाइल। एपिग्रामेटिक स्टाइल क्या होती है, मुहावरेदार, जिसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की जाती, खट से बात कही जाती है। जैसे आई गेव कमांड्स एंड ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, तो इसमें तुम्हें समझा दी, ये एपिग्रामेटिक स्टाइल है ना। डेंस होती है ये, खूब इसमें विचार भरे हुए होते हैं, गागर में सागर वाली सी है। इन दिस पोएम ब्राउनिंग मेक्स द फाइन यूज ऑफ enjambment, a literary device in which the sense of one line of verse is carried over to the next line without a pause. It is the fact of a sentence continuing beyond the end of a line of poetry. For example, looking as if she were alive, I call. अब call इधर रह गया, इसका ऑब्जेक्ट उधर रह गया। That piece a wonder now. Her husband's presence only called that spot. अब spot इधर रह गया, और of joy उससे रिलेटेड जो preposition है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उधर रह गया। Into the duchess cheek. Over my lady's rest too much और paint सब्जेक्ट इधर रह गया, और must never hope ये वर्ब उधर चली गई। To reproduce the faint half flush that dies along her throat. तो कैरेक्टर्स देख लेते हैं अब हम, खास खास। ये तो हमारा इंजॉयमेंट हो गया। अब कैरेक्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि ये ड्रामा है एक तरीके का, है ना, तो इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। द स्पीकर ऑफ द मोनोलॉग इज द ड्यूक ऑफ फेरेरा। ब्राउनिंग अपीयर्स टू हैव मॉडल्ड हिम आफ्टर अल्फोंसो सेकंड। ड्यूक ऑफ फेरेरा तो बहुत सारे हुए, जैसे बीकानेर के राजे महाराजे भी बहुत सारे हुए। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग किसके ऊपर मॉडल्ड है? इतने सारे ड्यूक्स हुए फरेरा के, उनमें से किसकी कहानी है ये? तो अपीयर्स टू हैव मॉडल्ड हिम, ऐसा लगता है कि ब्राउनिंग ने उसको उसको सेट किया है। उसको किसके ऊपर सेट किया है? कि अल्फोंसो सेकंड पर, हु रूल्ड फरेरा फ्रॉम 1559 टू 1597, यानी 16th सेंचुरी, है ना। अल्फोंसो सेकंड वाज मैरिड 3 टाइम्स, हिस्ट्री, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, बट हैड नो चिल्ड्रन। ही वाज विदाउट एन एयर, उत्तराधिकारी नहीं था उसका। द पोएम रिवील्स हिम एज ए प्राउड। देखो अब वो क्या क्या था, देखो, एक तो प्राउड था, वो घमंडी तो था ही था, पजेसिव था, है ना, जेलस था, क्रूअल था, इगोटिस्टिकल था, है ना, यानी मैं वाला व्यक्ति था, मेरा 900 साल पुराना गिफ्ट, है ना, ग्रीडी था, एंड सेल्फिश मैन विद एग्जेजरेटेड सेंस ऑफ डिग्निटी, है ना, बहुत ज्यादा, आवश्यकता से अधिक, अतिशयोक्ति पूर्ण सेंस ऑफ डिग्निटी था उसमें, कि मैं बहुत महान हूं, मैं इतना नीचे कैसे झुकूं कि अपनी वाइफ को यूं कहूं कि तुम उससे बात मत कर, इससे बात मत कर, है ना। एंड अ लवर ऑफ द आर्ट्स, और ये उसका पॉजिटिव साइड है, लवर ऑफ द आर्ट्स। ही कैन बी रिगार्डेड एज मॉन्स्टर ऑफ मोरालिटी। देखो, उसको हम मॉन्स्टर ऑफ मोरालिटी कह सकते हैं।
मोरालिटी का मतलब तो अच्छी बात होती है, आदर्शवादिता होती है, मॉरल्स तो हम ऑफन फॉलो करते हैं अपने जीवन में। ये मॉन्स्टर कैसे? मॉन्स्टर ऐसे कि इन द नेम ऑफ मोरालिटी ही बेसिकली किल्ड हिज वाइफ, इसलिए वो क्या है, मॉन्स्टर ऑफ मोरालिटी है। ही रिगार्डेड हिज लेट वाइफ एज अ मियर ऑब्जेक्ट, वो अपनी वाइफ को केवल ऑब्जेक्ट मानता था, वस्तु मानता था, who existed only to please him and follow his command. He likes the portrait of her because उसे उसका पोर्ट्रेट भी पसंद आता है। क्यों? क्योंकि अनलाइक द डचेस, डचेस के विपरीत, when she was alive, जब वो अलाइव थी ना तब वो, unlike the duchess it reveals only her beauty and not her qualities that annoyed him. ये केवल अपनी सुंदरता प्रदर्शित करता है ये चित्र, वो क्वालिटीज प्रदर्शित नहीं करता है जो उस ड्यूक को अनॉय करती थी, यानी हर किसी से बात करने की, हर किसी को धन्यवाद देने की, टू मच जेनरस होने की, ये जो क्वालिटी है ये वो रिवील नहीं करता है पोर्ट्रेट, वो लाइव थोड़ी है बेचारा, है ना, तो वो केवल ब्यूटीफुल है। He is also a greedy man to demand dowry. डचेस का कैरेक्टर देख लेते हैं। She was the late wife of the Duke. Browning seems to have modeled her after Lucrezia di Medici, a daughter of the Duke of Florence. ये जो मरी हुई जो डचेस थी ना, वो ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की डॉटर थी, है ना, और जो वुड बी है वो ड्यूक ऑफ टिरोल की है, वो काउंट ऑफ टिरोल की है ना। जो वुड बी वाइफ होगी ना, जो वुड बी डचेस होगी, वो तो काउंट ऑफ टिरोल की डॉटर होगी, और जो डेड है, जो प्रीवियस है, वो ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की डॉटर है ना, जिसने फ्लोरेंस पे राज किया फ्रॉम 1537 टू 1574। अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन मेड बाय द ड्यूक, शी वॉज कैसी थी देखो ये, शी वॉज अ फ्रैंक, वो फ्रैंक महिला थी एकदम, ब्राइट थी, यानी एकदम चमाते चेहरे वाली थी, यानी वो प्रसन्न चित्त थी हमेशा, गुड नेचर्ड थी, अच्छे स्वभाव वाली थी, सिंपल एंथुजियास्टिक थी, एंड फ्रेंडली फेलो थी, हु फाइंड्स गुडनेस एंड ब्यूटी इन एवरीथिंग, जिसको हर चीज में भलाई दिखती थी, हर चीज में सुंदरता दिखती थी। The Duke may imply that the Duchess enjoyed the company of other men and was unfaithful. The Duke may imply, ड्यूक का ये मतलब हो सकता है कि डचेस ने दूसरे आदमियों की जो कंपनी है, साहचर्य है, उसको एंजॉय किया और वो अनफेथफुल थी, बेवफा थी, ये ड्यूक का मतलब हो सकता है। वेदर हिज डाउट और एक्यूजेशन इज फॉल्स और नॉट, अब हमें भी नहीं पता इसका तो, कि उसका ये एक्यूजेशन फॉल्स था या सही था, क्योंकि कहानी में हमें ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन आया नहीं, है ना, जिसमें हमें पता चले, हम तो ड्यूक पर ही निर्भर करते हैं कंप्लीटली। शी वॉज मर्डर, वेदर हिज डाउट और एक्यूजेशन इज फॉल्स और नॉट, सही था या गलत था हमें नहीं पता, शी वॉज मर्डर्ड, उसे मार डाला गया ये हमें पता है। इन द रियल हिस्ट्री द डचेस डाइड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस, और सही हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये जो ड्यूक ऑफ फ्लोरेंस की जो ये डॉटर थी ल्यूक्रेजिया डी मेडिसी, जो कि अल्फोंसो सेकंड की फर्स्ट वाइफ थी, है ना, वो मरी, लेकिन वो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मरी, यानी पता नहीं चला कि वो मरी या मार दी गई। शी मे हैव बीन पॉइजन्ड, ज्यादातर थ्योरीज ये है कि उसको शायद जहर दे दिया गया था। अब तीसरा कैरेक्टर देखो, एमिसरी और इनवॉय। द एमिसरी हैज नो स्पीकिंग रोल, यहाँ वो बोलता कुछ नहीं है, एमिसरी यानी दूत। ही इज सेंट बाय द काउंट ऑफ टिरोल, काउंट ऑफ टिरोल ने भेजा है उसको। एन ऑस्ट्रियन नोबलमैन, ये देखो ये ऑस्ट्रिया का था, तुमने पूछा ना काउंट ऑफ टिरोल कहाँ का था, ये ऑस्ट्रिया का था, नियर बाई है ऑस्ट्रिया, है ना?
हिज नेम कुड बी निकोलस मार्ड्रूज। इस एमिसरी का नाम जो है, हिस्टोरिकल फैक्ट अगर हम देखें तो निकोलस मार्ड्रूज हो सकता है। द इंक्वायरिंग लुक इन हिज आईज, उसकी आंखों में जो ये इंक्वायरिंग लुक थी ना उस पोर्ट्रेट को देख करके, है ना, इंस्पायर्स द ड्यूक टू एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ हिज लास्ट डचेस। उसी ने ही इंस्पायर किया ड्यूक को कि वो इसकी कहानी बताए उसको। द काउंट ऑफ टिरोल, द फादर ऑफ द ड्यूक्स ब्राइड टू बी, भावी ब्राइड का ये फादर है। द ड्यूक मेंशंस हिम इन कनेक्शन विद द डोवरी द काउंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। वहां पर वो बोलता है, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस फॉर माइन ऑफ डोवरी इज अवाउड, है ना, ऐसा कुछ वो बोलता है वहां पर। द डॉटर ऑफ द काउंट ऑफ टिरोल, है ना, ये क्या है, द ड्यूक्स ब्राइड टू बी, हर नेम कुड बी बारबरा, का नाम बारबरा हो सकता है ना, एंड शी कुड बी द डॉटर ऑफ रोमन एम्परर फर्डिनेंड फर्स्ट, है ना। ये देखो, ये काउंट ऑफ टिरोल की भी कई बार ये उसी को ही, है ना, इट कुड बी द डॉटर ऑफ द रोमन एम्परर फर्डिनेंड फर्स्ट एंड द सिस्टर ऑफ काउंट ऑफ टिरोल फर्डिनेंड सेकंड। तो वहां तो ये आपने देखो, वो तो क्या बोलता है ड्यूक, द डॉटर बोलता है। हो सकता है ये काउंट, उस समय जो काउंट था ना वो रोमन एम्परर फर्डिनेंड फर्स्ट था, और काउंट ऑफ टिरोल जो था ना वो उसका सन था, तो उसकी वो सिस्टर भी हो सकती है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत नरेशन में, पोइट्री में थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाते हैं, और वो एग्जैक्टली इतना उस पर्सन को इंडिकेट भी तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसके पास में सारे फैक्ट्स भी नहीं होते, है ना? यही तो एक तरीके से लिजेंड बनाने वाले काम है। फ्रा पेंडोल्फ, ये और कैरेक्टर है। एन इमेजनरी पेंटर, ये इमेजनरी पेंटर है देखो, हु पेंटेड द फ्रेस्को, इसी ने वो फ्रेस्को पेंट किए। फ्रेस्को क्या होता है, दीवार के ऊपर बना हुआ भित्ति चित्र है ये। हाँ, ये पेंटिंग जो है ये उसका भित्ति चित्र है। फ्रा वॉज द टाइटल ऑफ इटालियन फ्रायर्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, ये चर्च की डेजिग्नेशन है फ्रा, है ना, तो इससे बना हुआ है फ्रायर, फ्रा पेंडोल्फ। क्लॉज ऑफ इंसब्रक, एन इमेजनरी फिक्शनल कैरेक्टर और स्कल्प्टर हु क्रिएटेड और कास्ट, जिसने बनाई थी नेपच्यून टेमिंग ए सी हॉर्स फॉर द ड्यूक, किस धातु में, इन ब्रॉन्ज। समरी ऑफ द पोएम, अब ये पढ़ लेते हैं अपने। द ड्यूक ऑफ फेरेरा ए पावरफुल प्राउड हार्ड हार्टेड, ये सारे उसके ट्रेट्स हैं देखो, इनमें से क्वेश्चंस हमेशा आए हैं इस पोएम में कि ड्यूक कैसा था, प्राउड था, पहले ही हम पढ़ चुके हैं, पावरफुल, हार्ड हार्टेड, टायरनिकल, टायरनिकल यानी तानाशाह टाइप का, है ना, कनिंग एंड ग्रीडी इटालियन ड्यूक। कुछ कुछ इसके एडजेक्टिव्स पहले आ गए हैं, कुछ अब आ गए, है ना, 16th सेंचुरी का। हैज बीन विडोड रिसेंटली, वो अभी अभी विधुर हुआ है। द मैसेंजर ऑफ ए पावरफुल काउंट इन द नेबरहुड कम्स टू नेगोशिएट विद हिम द मैरिज ऑफ द काउंट्स डॉटर। द ड्यूक टेक्स हिम राउंड his picture gallery and shows to him the portrait of his last duchess। देखो, अगर आप पोएम की बात करो ना, हिस्टोरिकल फैक्ट्स अलग रह जाते हैं। आप पोएम की बात करो, पोएम में वो उसकी डॉटर लिखता है ना, बस वो उसकी डॉटर ही है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है कि काउंट ऑफ टिरोल की ये सिस्टर हो सकती है ना, तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको उसमें मिंगल नहीं करना है। अब वो कौन सी है, वो है अ, वो क्या,
यूक्रेजिया तो नहीं, वो मैंने इसकी एक पोएम पढ़ रखी है। ऑन लास्ट बोट है क्या, ऐसा कुछ, बोट राइड, ऑन लास्ट लास्ट राइड, वो भी है कोई इसका, वो भी होती है। चलो आगे देखते हैं अपने। द ड्यूक points out the portrait to the messenger and tells him that he alone uncovers the picture and nobody else is allowed to do so. वो अकेला ही उस पिक्चर को अलाउ करता है खोलना, वो ही खोल सकता है, ये खास बात है। नहीं तो क्या है कि वो हर किसी से बात कर लेती थी, लेकिन अब पिक्चर जो है वो ही खोल सकता है ना। At this time, the Duke notices an inquiring look in the eyes of the messenger and at once understands that he wants to know the cause of the deep, passionate look in the eyes of the Duchess and proceeds to satisfy his curiosity. And in this way, much valuable light is thrown on character and much that is past is brought to life. जो अतीत था ना, उसको भी लाइफ में लाया गया है इस डिस्क्रिप्शन के द्वारा, यानी अतीत को भी जीवंत कर दिया गया इस वर्णन के द्वारा। द ड्यूक एक्सप्लेन्स टू हिम that the deep passion in the eyes of the Duchess does not result from any sex intrigue or guilty love. He did not give her any chance to be unfaithful to him. उसने उसको कोई चांस ही नहीं दिया। Even the portrait was done by a monk only in a day. He did not allow even the monk any longer time, lest he should develop any intimacy with the Duchess. The Duke keeps on telling the envoy that his last Duchess had very agreeable nature. She was pleased with trifles. छोटी छोटी चीजों से वो खुश हो जाती थी, बहुत ही एग्रीएबल नेचर की थी वो, है ना। वुड थैंक, वो धन्यवाद दे दिया करती थी, वुड प्लस बेस फॉर्म पास्ट हैबिट के लिए। शी वुड थैंक अदर्स फॉर इवन द स्लाइटेस्ट सर्विस, छोटी से छोटी सेवा के लिए भी धन्यवाद देती थी। एंड हैड नो सेंस ऑफ डिग्निटी और डेकोरम। डिग्निटी और डेकोरम क्या होता है, थोड़ा यूं बन के रहना, ठीक है ठीक है, यूं हर किसी को कोई यूं धन्यवाद थोड़ी देते हैं, हर किसी की तरफ मुस्कुराते थोड़ी हैं, रख दे ऐसे ऐसे होना चाहिए। दैट इज द रियल रीजन ऑफ हिज एंग्विश अगेंस्ट हर, ये ही रियल रीजन है उसकी एंग्विश अगेंस्ट हर, है ना, अंडरलाइन किया मैंने। द ड्यूक सेज दैट द स्पॉट ऑफ जॉय ऑन हर फेस in the portrait may be the result of the comment of the monk that her clock covered her wrist too much, or the painter could never hope to capture the light pink glow on her throat. Such stuff was courtesy, he thought, and cause enough for calling up that spot of joy. The Duke says that the Duchess had no discrimination. डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी, एग्रीएबल नेचर था उसका, डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, यानी पावर टू डिस्क्रिमिनेट थिंग्स एंड पीपल, यानी कौन क्या है, मुझे किसके साथ कैसे बात करनी है, ये उसमें नहीं था। शी लाइक्ड एवरीथिंग इन इक्वल मैनर, whether it was a branch of cherries, a ride over the mule round the terrace, or the valuable and famed gift presented to her by the Duke himself, all drew equal attention of the Duchess. She smiled at everybody. She thanked everybody in the same manner. The Duke expected better sense from his wife. उसे थोड़ा ज़्यादा बढ़िया सेंस चाहिए था अपनी वाइफ से। He did not correct her because it would have meant loss of dignity. Very important line. He did not correct her. उसने उसको सही नहीं किया, सुधारा नहीं। क्यों? Because it would have meant loss of dignity. कहीं इसका ये मतलब निकल जाए ना कि देखो ये इतना ओछा है, लोग उसको कह देते, तो इसलिए उसने उसको करेक्ट नहीं किया। Her habit of smiling continued and became intolerable to him.
At last he gave orders, then all smiles stopped together. According to Robinson, this euphemism is tragedy in 5 words. Euphemism हो गया ये, tragedy in 5 words. Though we cannot say for certain how the smiling stopped. हालांकि हम क्लियरली नहीं कह सकते कि कैसे स्माइलिंग बंद हुई. Does he mean murder? Does he mean hard order? क्या उसका मतलब मर्डर था या उसने खींच करके आदेश दे दिए? Does he mean banishment? क्या उसने देश निकाला दे दिया अपनी वाइफ को? But most probably the poor innocent duchess was murdered. ज्यादातर यही संभावना बनती. Then coming down to attend the other guests, the duke puts his demand for rich dowry in an indirect way. Indirect way में वो dowry की demand करता. He is hypocrite. The only good thing in his character is the love of art. Going down the stairs, he points towards the bronze statue of Neptune, the sea god, done for him by Claude of Innsbruck. नीचे उतरते टाइम वो उसको अब ये हमारे अब ये क्वेश्चंस हैं इसके, है ना. वो क्वेश्चंस तुम लोग कर लेना. टाइम तो कम ही बचा है पोइम का नया शुरुआत करने का. 10 मिनट ही बचे हैं. नई पोएम तो पूरी तो होगी नहीं अपनी. देखो इसमें कुछ खास क्वेश्चंस बताता हूँ तुम्हें. देखते हैं अपने 18. देखो ये 26 क्वेश्चन है ना. ये जो इकलौता उसका जो ट्रेट है ना, गुड ट्रेट के बारे में क्वेश्चन है. विच लाइन्स इन ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेस रिवील हिम एज आर्ट कनोजियर. कनोजियर क्या होता है? जैसे अपने फूड कनोजियर होते हैं कई लोग यूँ, हैं विशेषज्ञ. वेरी गुड. जैसे तुम कुछ बना रहे हो, तुम्हारी माँ की आवाज़ आ जाती है, खीर जल गई तुम्हारी तो, हाँ वो कनौजियर है. या वो थोड़ी सी चम्मच लेके ही कह देती है ये क्या किया है, इसमें ये चीज़ डाली नहीं, है ना. तो कई लोग फूड कनौजियर होते हैं, तो ये आर्ट कनौजियर होता है. तो कौन सी लाइन है वो जिससे पता चलता है? सी हो गया आंसर, है ना. Sir noticed Neptune, though taming a seahorse thought a rarity, which Claude of Innsbruck cast in bronze for me. अब ये देखो, ये आपके ये क्वेश्चन आ गया. देखो 2022 में 27वां देखो. चूज द अप्रोप्रिएट स्पीकर इन ब्राउनिंग्स पोएम माई लास्ट डचेस. कौन बोल रहा है? ये देखो, ये ड्यूक ऑफ फरेरा बोल रहा है. ये भी क्वेश्चन आ गया. हु डिड कास्ट द स्टेच्यू ऑफ नेपच्यून एज मेंशन्ड बाय द ड्यूक इन माई लास्ट डचेस? क्लॉज ऑफ इंसब्रक. ये भी आ गया. अब ये देखो 24 नंबर क्वेश्चन देखो. ये देखो क्वेश्चन कितना शानदार है. दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डॉवरी विल बी डिसअलाउड. अब इस पर्टिकुलर जस्ट का मीनिंग पूछा है उसने. रीजनेबल है, बिल्कुल सही है, रीजनेबल. देखो आप ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं. यानी तुमने जस्ट को वहां क्या माना? जस्ट का मतलब अभी अभी मान लेते हैं, है ना. और इन जनरल तो यही मान लेते हैं. तो उसने, उसे पता है कि तुम ये मान लेते हो, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया है? अब ये देखो, हाँ अब ये देखो. This grew, I gave commands, then all smiles stopped together is an example of. ये क्लाइमैक्स बिल्कुल सही. This grew, ये बढ़ता गया. I gave commands, ये अगला स्टेप.
Then all smiles stopped together. ये तीसरा स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में है ना, ये क्लाइमैक्स हो गया। हम इसको याद क्या करते हैं, यूफेमिज्म है, यूफेमिज्म है, यूफेमिज्म है और वहाँ ये देखो क्लाइमैक्स में पूछ लेते हैं वो ऑप्शन नहीं है इसके बाद से। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। सारे ही कर लें क्या, टाइम है, थोड़ा टाइम है, देख लेते हैं। थोड़े क्या है, शुरुआत वाले तो बहुत ही सरल हैं, देख लो। इन द पोएम बाय लास्ट डचेस बाय ब्राउनिंग द स्पीकर एड्रेसेस हिज मोनोलॉग टू, बस द मैसेंजर ऑफ द काउंट, 3 नंबर आंसर हो गया। हु हैड कास्ट नेपच्यून फॉर द ड्यूक, हाँ बस, तो नेपच्यून किसने, क्लाज ऑफ इंसब्रक। ये वापस रिपीट भी हैं कुछ क्वेश्चन। द ड्यूक इन ब्राउनिंग्स पोएम बाय लास्ट डचेस कम्स अक्रॉस एज, possessive and egotistical. What, according to the Duke in my last Duchess, called the spot of joy into the Duchess' cheek besides the presence of her husband? A gift of 900 years name. ये तो अगर करता तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं थी. A courteous remark made by the painter. A bough of cherries presented by an officious fool. The dropping of the sunlight in the west. क्या है आंसर, सेकंड है, बिल्कुल सही. Robert Browning's My Last Duchess is written in 28 rhyming couplets of iambic pentameter. 14 rhyming quatrains लिखा है इसने, वो quatrains नहीं है ये, है ना, ये couplets हैं. नहीं नहीं नहीं, सलिलक्वी नहीं है ये. सलिलक्वी में तो क्या होता है, इंटेंडेड लिसनर नहीं होता है ना, ये इंटेंडेड लिसनर है. यहाँ पर सलिलक्वी और मोनोलॉग में यही अंतर है. सलिलक्वी में वो टॉकिंग टू वन सेल्फ है और थिंकिंग अलाउड है, वो आदमी खुद से ही बातें करता है ना, वो सलिलक्वी होती है. और मोनोलॉग में एक इंटेंडेड लिसनर होता है, दोनों में अंतर है. Which of the following is not mentioned by Browning for calling up the spot of joy on his last Duchess face? अब अलग तरीके से आया देखो ये. अब देखो ये चीजें क्या है, ये अगर सीधे तौर पर देखें तो पेंटर के रिमार्क ने वो स्पॉट ऑफ जॉय लाया, ये तो एक सीधा सा बात है. लेकिन ऐसा ही स्पॉट ऑफ जॉय तब भी तो आ जाता था ना उसके चेहरे पर, जब कोई उसको एक बाउज ऑफ चेरी लाके देता था. ये वहाँ लिखता नहीं है लेकिन अंडरस्टूड यही बात है. जब कोई उसको राइड करवाता था, है ना, वाइट म्यूल की, जब कोई, है ना, और जब उसके हस्बैंड की प्रेजेंस होती थी तब भी वो खुश होती थी, क्योंकि उसने कहा था ना कि सर सी स्माइल्ड व्हेन आई पास्ड हर, जब मैं उसके पास से गुजरता था ना तब वो हंसती थी. बट whoever passed her without the same smile, लेकिन बिना उसी स्माइल के कौन उससे गुजर जाता था. तो देखो ये तीनों चीजें सही हो गई यहाँ पर. और ये थर्ड आंसर यहाँ टिक हो गया कि नेपच्यून टेमिंग ए सी हॉर्स से वो कभी खुश नहीं हुई, है ना. तो ये देखो स्पॉट ऑफ जॉय यहाँ पर इनडायरेक्टली पूछा गया है, और फोर्थ ऑप्शन में ये डायरेक्टली पूछा गया है. एकदम फोर्थ ऑप्शन में ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन में ये टेक्सचुअल क्वेश्चन के रूप में आया है, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में तो, है ना. और सिक्स्थ में ये क्या है, ये कॉम्प्रिहेंशन पर आ गया है अब तुम्हारे, ये तुम इसको कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, डायरेक्टली नॉट रिटन देयर, लेकिन फिर भी तुम कॉम्प्रिहेंड किया है तुमने. द पोर्ट्रेट ऑफ द लास्ट डचेस इज अ वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाई, हाँ, फ्रा पेंडोल्फ, बिल्कुल सर. My last Duchess consists of 56 lines.
Browning was born in, चलिए 1812. The poem My Last Duchess was published in the collection named, दोनों में dramatic lyrics and dramatic romances, दोनों में. Browning has modeled the Duke after Alfonso II. Historically, the Duchess in My Last Duchess represents Lucrezia, the daughter of the Duke of Florence. Which description cannot be implied for the emissary? यानी जो एमिसरी था, जो दूत था, उसके लिए कौन सा डिस्क्रिप्शन नहीं लागू होता? एन इंटेंडेड लिसनर था वो, एन एड्रेसी था, जिसको संबोधित किया जाए उसे एड्रेसी कहते हैं, और मैसेंजर वो था ही. लवर ऑफ आर्ट्स तो कौन था? ड्यूक था. हु इंस्पायर्स द ड्यूक टू एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ हिज लास्ट डचेस? हाँ, चौथा आंसर सही होगा इसका. द इंक्वायरिंग लुक इन द आईज ऑफ द इनवॉय, इसने उसको मोटिवेट किया था. अदरवाइज इनवॉय ने, बेचारे ने क्या मोटिवेट किया था? इनवॉय ने कहा थोड़ी था, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखा. इतने में उसको ऐसा लगा कि ये पूछ रहा है ना. वो पूछ रहा था या नहीं, वो तो बेचारा यूं भी आश्चर्यचकित हो सकता था ना, इतनी सुंदर थी तुम्हारी वाइफ, फिर क्या हुआ उसके, वो ये भी तो पूछ सकता था ना. हाँ, कर्टन तो उसने हटाया ना, कर्टन तो हटाया क्योंकि उसको दिखाना था, लेकिन इतनी कहानी क्यों कहनी पड़ी? कहानी इसलिए, कहानी शुरू तो कर्टन हटने के बाद में ही हुई ना. तब तक तो वो घर दिखा रहा था, तुम भी दिखाते ही हो अपने घर में कोई आता है उसको घर दिखाते ही हो अपना, है ना. व्हाट आर दी सब टाइटल्स, है ना. ये इटली एंड फरेरा, ये थर्ड आंसर सही हो गया. माई लास्ट डचेस कैप्चर्स द वेरी स्पिरिट ऑफ रिनेसा इंग्लैंड, सॉरी रिनेसा इटली. सेकंड देखो ये, है ना, ऐसे फटाफटी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है. द वेरी स्पिरिट ऑफ रिनेसा. हाँ, नहीं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया. देखो, विक्टोरियन एज में तो रॉबर्ट ब्राउनिंग था, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिज ओन एज, ही इज टॉकिंग अबाउट द वे बैक, ही इज टॉकिंग अबाउट द फोल्ड्स ऑफ हिस्ट्री. वो हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है ना, कि रेनेसा में ऐसी हालत थी हमारी औरतों की, मतलब इटली में औरतों की हालतें, वो ये बताना चाहता. व्हाट इज इंजैबमेंट? ये तो हो ही जाएगा. Carrying over the sense of one line to the next. Third answer. What could have been said by the painter to the Duchess? हाँ, यही कहा होगा उसने. Your clock covers your wrist too much. What is the first line of the poem My Last Duchess? That is my last Duchess painted on the wall. यही थी ना. Which is the last line of the poem My Last Duchess? Which clause of Innsbruck cast in bronze for me? How many times? As if कितनी बार आया देखो, 3 बार आया as if. देखो कहाँ कहाँ है, 3 बार आया as if, है ना. वर 2 बार आया है, मुझे याद है थोड़ा सा. देखो, एक तो सेकंड लाइन में ही आ गया, है ना. एक आ गया सेकंड, हाँ, somehow I know not as if, और as if alive थर्ड आ गया. 3 बार आया है, 3 times. ये हो ही गया था हमारे क्लाइमैक्स. द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट.
आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। कौन है ये, किससे कंपेयर किया जा रहा है इसको? नेकलेस को, बिल्कुल। और नेकलेस भी उसने वर्ड यूज नहीं लिया है, वो नेकलेस को क्या कहता है? माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, ये कहता है वो, है ना? यानी माई गिफ्ट है, फेवर में, फेवर में गिफ्ट हो गया, और वैसे पन हो गया भाई, वास्तव में फेवर में पन है। एक तो फेवर माने पक्ष हो गया, है ना, और एक साइड हो गई, एक तो, है ना, फेवर में एक हो गई गिफ्ट हो गया। दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइन फॉर डोवरी विल बी, हाँ तो ये तो हो ही गया, अपन ने देख लिया, रीजनेबल है जस्ट का मीनिंग। द पोइट मेक्स द यूज ऑफ यूफेमिज्म इन, अब यूफेमिज्म का मीनिंग कहाँ है इसमें? चौथा हो गया, देन ऑल स्माइल्स स्टॉप्ड टुगेदर, 25 में चौथा आंसर हो गया। और विच लाइंस, ये हमने पढ़ी थी, आर्ट कनोजियर, ये सी हो गया 26 में। और 27 हम चूज द अप्रोप्रिएट स्पीकर, हाँ, ड्यूक ऑफ फरेरा हो गया। और 28 हु कास्ट क्लॉज ऑफ इंस्पेक्ट। ठीक है, ये देखो सारे हो, हमारा काम मैंने कर दिया आज पहले ही। कल हम करेंगे, इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, धीरे 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 सेट हो जाएंगे हम इस टाइम के साथ। नहीं, इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं, ये तो हीरोइक कपलेट है बस। कल, हाँ कल ना ऐसा ही करेंगे अपने, कल लगभग 2 बजे के करीब करीब रखेंगे। 2 टेस्ट कितने बजे हैं? नहीं, इंग्लिश वाला कल टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट बहुत हो गए, कल अपने बात करेंगे फिर टेस्ट, हाँ। कल अपने बातचीत ही करेंगे, कल टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट को 2-3 दिन बाद में या नेक्स्ट वीक रख दूंगा, बहुत हो गए टेस्ट, बातें नहीं हुई अपनी, है ना? बातें होनी जरूरी है, खासकर उन लोगों से जो यहाँ है ही नहीं, है ना, उनसे भी बातें हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट देते हैं ना, उनको बुला लूंगा कल मैं, सभी को ही बैठ जाएंगे, कोई क्या समस्या आ रही है किसके, है ना, वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो तुम्हारे इसके बाद में जो टेस्ट है वो है कंप्लीट ग्रेजुएशन लेवल का है, बीच में कोई 1-2 दिन देख करके कर देंगे, या अगले संडे को कर देंगे, अभी टाइम है हमारे पास में। इतनी दौड़ भाग, पहले एक बार थोड़ा रुक करके विचार करें कहाँ गए हम, है ना? तो वो एक तो सारे वो उसमें लेके आना तुम लोग, उसमें कहीं कहीं टेस्ट ले आना, है ना, मैं डाल दूंगा उसमें, है ना, सातों टेस्ट ले आना, 2 है तो 2 ले आना। और अगर तुम्हें लगे कि तुमने नहीं दिया यार, तुम घर पे ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, तो घर पे पढ़ लेना, आने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जो जो आ सकते हैं मैं तो उनको कहूँगा, जो डिस्कशन करना चाहते हैं। तुम लोग यहाँ पर कितने बजे आओगे? हम्म। तुम कितने बजे आओगे तुम लोग, और जाओगे कितने बजे? नहीं, जैसे तुम्हारा टेस्ट 1 घंटे का होगा ना, तो मैं उनको 2 बजे बुला लेता हूँ फिर, है ना, 2 बजे उनको कह देता हूँ कि 2 बजे आ जाओ सभी लोग, थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा। जो जो आएंगे वो आ जाएंगे, वो कई बच्चे कह तो रहे हैं, आने पर उनके है कि वो आए नहीं आए। मैं तो मेरी तरफ से, मैं तो है ना, डिस्कशन हो गया पेपर्स का, क्या करें, अभी पिछले दिनों में व्यस्त बहुत ज़्यादा ही रहा मैं, नहीं तो मैं हर पेपर के बाद में आकर के डिस्कशन करवा लेता हूँ। अब ये इन पेपर्स में, ये पेपर्स होते गए, डिस्कशन हुआ ही नहीं। क्या एक दिन विश्राम लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, है ना? ठीक है।
हैं? डाउट भूल गए क्या? तो कर लो तुम, तुम्हारे इस बहाने रिवीजन भी हो जाएगा उन सब का, है ना? कर लो तुम भी डाउट्स, उनको भी मैं डाल देता हूँ कि डाउट्स इकट्ठे कर लो और आ जाओ। ठीक है, तो वी शैल बी मीटिंग ऑल ओवर अगेन टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। कल धीरे धीरे ये हमारा राजधानी परिवर्तन है ना, ये भी धीरे धीरे सेट हो जाएगा, है ना? 6 बजे यहीं बैठा लूंगा कल से, या तो है ना, ताकि हाँ, ताकि ये इसमें अपने को उधर से इधर आने में दिक्कत नहीं हो। बंद कर दो और